हेलो गाइस, वेलकम टू द माइनिंग ज्ञान। आज हम देखने जा रहे हैं हाई वॉल माइनिंग के बारे में। आखिर ये हाई वॉल माइनिंग है क्या? ये कौन सी बला है यार हाई वॉल माइनिंग? तो ये देखिए कुछ इस प्रकार का आपका होता है। ये आपका हाई वॉल माइनर है। ये जो इतना बड़ा देख पा रहे हो, ये आपका हाई वॉल माइनर है। इसमें ये जो चीज होती है, क्राउलर क्राउलर चेन्स लगे होते हैं। ठीक है, क्राउलर माउंटेड होता है बेसिकली ये। और और आपका यहाँ पर ये जो है तो कटिंग हेड होता है, कटर लगा होता है। और ये आपके पुश बीम्स होते हैं जो कि इस कटर हेड को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए अंदर तक लेके जाते हैं। और ये कोल सीम की थिकनेस यहाँ पे बहुत कम होती है, मतलब थिन कोल सीम होती है। और स्ट्रिपिंग रेशियो बहुत ज्यादा होता है, हाई ओबी होता है, जिसके कारण हमें हाई वॉल माइनिंग करना एक जरूरत हो जाती है हमारे लिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि हाई वॉल माइनिंग की हिस्ट्री क्या है, आखिर कहां से आया हाई वॉल माइनिंग। तो हाई वॉल माइनिंग है क्या? ये एक टाइप का ऑगर माइनिंग है। ये ध्यान में रखिएगा, हाई वॉल माइनिंग है क्या? यह एक प्रकार का ऑगर माइनिंग है जो कि यूएसए में सबसे पहले लॉन्च हुआ था सन 1983 में। ये एडकार सिस्टम ऑफ हाई वॉल माइनर के द्वारा स्टार्ट किया गया था। उसके बाद 1990 में जो है तो एक कंपनी जो है तो पर्टिकुलरली आई, जिसने की एक तरीके से सही मायने में हाई वॉल माइनर बनाना स्टार्ट किया। ठीक है, स्टार्टिंग में आया ओगर माइनिंग, उसके बाद आया एडकार कंपनी। एडकार कंपनी ने जो है तो एडकार नाम का सिस्टम इसने स्टार्ट किया और इसी को बोला गया आगे चल के हाई वॉल माइनर। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें एक बूम आया 1994 में। एडकार बेसिकली हाई वॉल माइनिंग का जो पहला नाम था, मतलब कि स्टार्टिंग में जो हाई वॉल माइनर था उसको पहले एडकार सिस्टम के नाम से जाना जाता था। उसके बाद चूंकि जो कंपनी थी, जो मैन्युफैक्चरर था, वो अपनी कंपनी के नाम पे ही इसने इसको रख दिया था एडकार सिस्टम। बाद में इसका नाम जो है तो एक पर्टिकुलर हाई वॉल माइनर बोला जाने लगा कि ये आपका हाई वॉल माइनर है। बट इसको बेसिकली स्टार्टिंग में जो कहा जाता था एडकार सिस्टम कहा जाता था। अब धीरे धीरे क्या हुआ, 1994 तक इतना ज्यादा बूस्ट आया कि हाई वॉल माइनर्स की मैन्युफैक्चरिंग मतलब बहुत से लोग करना स्टार्ट कर दिए। बहुत सारी कंपनीज जो है तो इस फील्ड में कूद पड़ी। अब हाई वॉल माइनिंग आखिर है क्या? है क्या आखिर हाई वॉल माइनिंग? हाई वॉल माइनिंग होता क्या है कि आप को कोयला एक्सट्रैक्ट करना है। यह एक प्रकार का रिमोट ऑपरेटेड माइनिंग मेथड है। क्या है? रिमोट ऑपरेटेड माइनिंग मेथड है, जिसमें कि हम थिन सीम्स के कोयले को एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब ये जो थिन सीम्स का कोयला होता है, यह इतना ज्यादा सरफेस से नीचे दबा होता है कि इसको अगर आप ओपन कास्ट से सोचो तो भी आपके लिए इकोनॉमिकल नहीं होगा, अंडरग्राउंड से सोचो तो भी इकोनॉमिकल नहीं होगा। तो इसलिए सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि आप यहां पर हाई वॉल माइनिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये रिमोट ऑपरेटेड है। रिमोट ऑपरेटेड मतलब जैसा कि यहां पर फोटो में आप देख पा रहे होंगे कि आप यहां पर बैठे होगे, आप यहां पर बैठे होगे और इसको ऑपरेट कर रहे हो। ठीक है, और ये कटिंग का काम अंदर कर रहा है। यहां पर किसी भी व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी भी व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ती। बाहर बैठे बैठे बढ़िया अपना कटिंग करते रहो, बाहर बैठे बैठे कोई दिक्कत नहीं है। और ये कोयला कट होकर ऑगर की मदद से धीरे धीरे आपका शिफ्ट होते हुए पीछे की तरफ आता है। ऑगर लगा होता है, प्लस इसके साथ ही आपका चैन कन्वेयर भी लगा रहता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। अब ये किस कंडीशन में हाई वॉल माइनिंग करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आखिर ऐसी कौन सी कंडीशन है जहां पे हाई वॉल माइनिंग करेंगे। अभी तक मैंने जितना बताया उससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि आखिर हाई वॉल माइनिंग करना कहां है। तो कंडीशन वही है, वही चीज तो कंडीशन है यार, कि आपका जहां पर स्ट्रिपिंग रेशियो अनइकोनॉमिकल हो जाता है, मतलब कि आपकी कोल सीम जो है वो पतली है, प्लस इतना ज्यादा ओवरबर्डन है कि ना ओपन कास्ट ना अंडरग्राउंड। तो फिर बीच का एक रास्ता निकाला गया कि ओपन कास्ट अंडरग्राउंड का मिक्सचर यूज करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां पर कि आपका ये हाई वॉल माइनर बाहर है तो हो गया ओपन कास्ट, और आप कोल कटिंग कर रहे हो अंदर तो हो गया अंडरग्राउंड। तो
ओपन कास्ट प्लस अंडरग्राउंड का मिक्सचर क्या होता है, हाई वॉल माइनिंग होता है। ठीक है, एक ऊंची सी दीवार खड़ी हो जाती है आपके नजरों के सामने। अब इसके जो इक्विपमेंट्स होते हैं इनका ये हाइब्रिड है, मतलब कि जो ओपन कास्ट माइनिंग मेथड है और जो अंडरग्राउंड कोल माइनिंग मेथड है, दोनों का हाइब्रिड है ये दोनों का हाइब्रिड मतलब कि दोनों का ही मिक्सचर है, दोनों ही टाइप के इक्विपमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। यहां पर आपको कटर हेड देखने को मिल रहा है, ऑगर देखने को मिल रहा है। ठीक है, कटर हेड आपका जो है तो अंडरग्राउंड के जैसा है, माइनिंग मेथड के हिसाब से है, और आपका ऑगर जो है ये ओपन कास्ट माइनिंग मेथड के हिसाब से भी हो सकता है। प्लस आप यहां पे डोजर का इस्तेमाल करते हो, लोडर का इस्तेमाल करते हो, डंपर्स का इस्तेमाल करते हो, तो ये सारी चीजें सिस्टम्स यहां पर काम करते हैं। तो ये आपका ओपन कास्ट प्लस अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड का दोनों का ही कॉम्बिनेशन कहलाता है। अब हाई वॉल माइनिंग के एडवांटेजेस क्या क्या है। यह मेथड में आप जो कोयले का एक्सट्रैक्शन करते हैं उसमें आप एक सीरीज ऑफ पैरेलल एंट्रीज बनाते हैं। सीरीज ऑफ पैरेलल एंट्रीज ये क्या है, तो चलिए इसके लिए एक छोटा सा वीडियो देखते हैं। ये देखिए, ये देखिए कोल कटर, ये कटर हेड है इसका। ठीक है, अब ये कटर हेड लगातार क्या करते जा रहा है, कटिंग करते हुए जा रहा है अंदर की तरफ। ये आपका पूरा हाई वॉल माइनर है, इसमें कन्वेयर बेल्ट भी लगा होता है जो कि लगातार कोयला फेंकता रहता है। ये जो अंदर की तरफ जा रहा है इसको बोलते हैं पुश बीम। ये आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए, ये आप देख पा रहे हैं इस पोर्शन को, इसको बोलते हैं पुश बीम। इसको क्या बोलते हैं, पुश बीम बोलते हैं। ये लगभग 20-20 फुट के आसपास का होता है, 6 मीटर की लंबाई वाला होता है ये। और ये जो है तो आपका पुश बीम यहां से आता है, ये देखिए एक पुश बीम ये आपका एक्स्ट्रा रखा हुआ है यहाँ पे। अब ये क्या करेगा, ये मशीन यहां से पुश बीम को उठा के यहां डालेगी और धीरे से फिर इसको आगे बढ़ा देगी, फिर अगला पुश बीम लेके आएगी और इसको डालेगी और फिर इसको आगे बढ़ाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये पुश बीम्स की मदद से बनाता है। अब मैं जो बोल रहा था कि सीरीज ऑफ पैरेलल होल्स कह सकते हो ड्राइव किया जाता है। तो ये देखिए, ये आप देख पा रहे हो, ये होल ये बनाया इसने, कटिंग कट किया है, उसके बाद बीच में छोटा सा गैप छोड़कर फिर अगली कटिंग यहाँ पे किया हुआ है, फिर थोड़ा सा गैप छोड़ के फिर अगली कटिंग किया हुआ है। तो इस प्रकार से ये क्या करता है, सीरीज ऑफ पैरेलल कटिंग मारते हुए चला जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये आपका कन्वेयर बेल्ट, जब आपका कोयला कट होके बाहर की तरफ आता है तो कन्वेयर बेल्ट से यहाँ पे गिर जाता है। फिर यहाँ पे होता क्या है कि आपका ये लोडर लगा होता है और ये देखिए ढेर सारे आपके पुश बीम्स लगे हुए हैं जिनको उठा उठा के डाला जाता है उसमें। बड़ी ही तगड़ी चीज है, बहुत तगड़ी चीज। ये पुश बीम लेके आ रहा है और ये पुश बीम को लाके इसमें रख दिया। ये आपका कटर हेड के अंदर लगा होता है, मतलब क्या लगा होता है, ऑगर लगा होता है। ऑगर आपने कभी स्क्रू देखा है, स्क्रू को बड़ा साइज कर दो, बहुत बड़ा साइज, तो वो स्क्रू जब घूमता है तो धीरे धीरे क्या होता है, कटिंग करते हुए अंदर की तरफ जाता है। टॉप व्यू, साइड व्यू, फ्रंट व्यू। ये है ऑगर, इस टाइप का होता है ऑगर आपका। ये एंकरिंग सिस्टम है, ये जो आप देख पा रहे हो इसको बोलते हैं एंकरिंग सिस्टम। ये आपका हाई वॉल माइनर को एक ही जगह पर फिट करके रखने के लिए किया जाता है, मतलब कि आप एक प्रकार से ड्रिलिंग कर देते हो जमीन में ताकि हाई वॉल माइनर आपका आगे पीछे न खिसके। ठीक है,
ये आप देख रहे हो पैरेलल सीरीज ऑफ कटिंग्स जिसकी मैं बात कर रहा था, ये कोल सीम्स है आपकी। ये आपके पुश बीम को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा है। ये देखिए आपका ऑगर लगा हुआ है, ये आपका पुश बीम लगा दिया। अब ये पुश बीम धीरे से आगे खिसकेगा। ये आपका चेन कन्वेयर और फाइनली कन्वेयर बेल्ट। ये आपका लोडर जो कि लोड कर रहा है डंपर्स में। हर एक पुश बीम में क्या लगा होता है, आपका ऑगर लगा होता है हर एक पुश बीम में। जनरेटर होता है जो कि इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराता है। ये पूरा इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड है मशीन। आप बैठे बैठे पूरा चीज यहाँ पे देख सकते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। ठीक है, इवन कि मीथेन का डिटेक्शन भी इसके द्वारा किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, यूएसए वगैरह में बहुत यूज होता है इसका। चलो फाइनली हमने कोल कटिंग कर लिया। तो इसमें एक सीरीज ऑफ पैरेलल एंट्रीज बनाई जाती है। जैसा कि मैंने आपको एंट्रीज दिखा दी, मैंने इसीलिए आपको वीडियो दिखा दिया ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आने लगे कि आखिर होता क्या है। तो सीरीज ऑफ पैरेलल एंट्रीज होती हैं जिसको हम सीम में ड्राइव करते हैं। ठीक है, और इसमें किसी भी प्रकार का हमें रूफ सपोर्ट नहीं देना पड़ रहा है, क्योंकि यार अंदर बंदा जाएगा ही नहीं तो रूफ सपोर्ट की क्या जरूरत है। दूसरा, पुश बीम अपने आप में इतना ज्यादा मजबूत है, ठीक है, कि वो कोलैप्स भी होगा तो वो झेल लेगा। ठीक है, उसके बाद इसमें सबसे अच्छी बात है कि एंट्रीज जो आप बना रहे हो, जो पैरेलल एंट्रीज आप बना रहे हो, उसमें अंदर जाने के लिए किसी भी प्रकार के मैन पावर की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, और इसलिए ये सबसे सेफ माइनिंग ऑपरेशन है। इसका ऑपरेशन कैसा होता है, अनमैन्ड, मतलब कि किसी भी व्यक्ति की जरूरत नहीं है। और रिमोट ऑपरेशन है, मतलब कि दूर बैठे बैठे भी इसको ऑपरेट कर सकते हो। ये सबसे सेफेस्ट और इकोनॉमिकल माइनिंग मेथड माना जाता है। इसकी लेकिन अगर लिमिटेशंस की बात करूं, कमियां, क्या कमियां हैं इसकी, यह सिर्फ और सिर्फ फ्लैट सीम्स में ही ज्यादातर काम कर सकता है, लगभग 8 डिग्री से लेके 12 डिग्री तक की सीम्स में। ठीक है, सीम्स का इंक्लिनेशन ज्यादा नहीं होना चाहिए, फ्लैट सीम्स चाहिए। सीम हमेशा जियोलॉजिकल डिस्टरबेंस से फ्री होना चाहिए। अगर बीच में जियोलॉजिकल डिस्टरबेंस है तो इसमें एक दिक्कत की बात है इसके लिए। ठीक है, सीम्स की डेप्थ 200 मीटर तक ही हो, अगर उससे ज्यादा गहराई है तो ये भी इकोनॉमिकल नहीं होगा आपके लिए, ये भी इकोनॉमिकल नहीं होता अगर 200 मीटर से ज्यादा गहराई है। सीम्स की थिकनेस कितनी होनी चाहिए, 0.9 मीटर से लेके 5 मीटर तक की थिकनेस वाली सीम्स के लिए ये बेस्ट है। ठीक है, ये इसकी लिमिटेशन है, इसके अलावा इसके बाहर ये जा ही नहीं सकता है। इसका रूफ एंड फ्लोर, भले आप सपोर्ट नहीं दे रहे हो लेकिन रूफ एंड फ्लोर आपको स्ट्रांग होना चाहिए। अब जस्ट सपोज अगर आपने पुश बीम को अंदर तक डालते हुए चले गए, भाई 6-6 मीटर करके आप 300 मीटर अंदर तक पुश बीम डाल दिए रहो, है ना भाई, 6-6 मीटर, 6 मीटर का एक पुश बीम। अब पुश बीम को अगर आप एक एक करके डालते हुए चले जाएंगे तो 300 मीटर तक आप भेज दोगे। अब मान लीजिए अगर रूफ फॉल हो गया, कुछ भी फ्रैक्चर हो गया, तो उस केस में तो आपका पूरा का पूरा पुश बीम, कटर हेड, ऑगर सब चला गया। तो ये एक इसमें दिक्कत की बात है। वाटर ज्यादा नहीं होना चाहिए, मॉडरेट मेक ऑफ वाटर, मतलब पानी का जो सीपेज हो रहा है वो लिमिटेड रहे, ना ज्यादा ना कम, बीच का रहे, मॉडरेट तक ये झेल ले जाएगा। लेकिन अगर बहुत ज्यादा पानी आ रहा है अगर सीपेज होके, तो फिर ये नहीं झेल पाता है, उसको कटिंग करने में फिर दिक्कत जाती है इसको। दूसरा, आगे बढ़ने में, पुश बीम्स को आगे बढ़ने में भी दिक्कत जाती है। जो पुश बीम की लेंथ है
अगर आप सारे पुश बीम्स को जोड़ दो तो ये मैक्सिमम 300 मीटर तक ही क्या कर पाएगा, कटिंग कर पाएगा, उससे अधिक नहीं जा पाता है, मैक्सिमम 300 मीटर तक। ठीक है, अब ऐसी कौन सी कंडीशन है जहां पर इसका इस्तेमाल हमें करना चाहिए? मैं फिर से वही चीज है, हाई वॉल माइनर का जो मेन टॉपिक है वो यही है, मैं देख लिया हूं, रुक जाइए, मैं लास्ट में आपको इसका जवाब दे दूंगा। ठीक है, जो मेन चीज है हाई वॉल माइनिंग का कि इसकी एप्लीकेबिलिटी कहां है, और यही चीज बार बार आपको याद रखना है कि जहां पर स्ट्रिपिंग रेशियो अन इकोनॉमिक हो जाता है, बहुत ही हाई ओवरबर्डन के नीचे कोयला आपका दबा है, कोयला कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि ओपन कास्ट माइंस में बाउंड्रीज में दबा हुआ है कोयला, मतलब आपने ओपन कास्ट माइनिंग किया, अब आपका माइनिंग जो लीज एरिया है यार, कोयला उसके बाहर भी दबा हुआ है, अब लीज एरिया है वो खत्म हो चुका है, अब इसके बाहर का कोयला जो है तो हम कैसे निकालें? तो वहां पर भी इसका इस्तेमाल करके आप माइनिंग कर सकते हो, बहुत ही बेहतरीन चीज है। तो ये भी है, कोल ब्लॉक्ड इन बाउंड्रीज ऑफ ओपन कास्ट माइन, है ना, ओपन कास्ट माइंस के बाउंड्रीज में जो कोयला है उसको भी आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। थिन सीम्स में जो कोयला है ना, जिसमें कि हम जो पुराने हमारे मेथड्स है, माइनिंग मेथड्स हैं, जहां पर हम पुराने माइनिंग मेथड्स का यूज नहीं कर सकते हैं थिन सीम्स में, वहां पर ये आपका एक इकोनॉमिक मेथड साबित होता है। ऐसी कोल सीम्स जो कि आपकी हिल्स में है, पहाड़ों में है, या फिर फॉरेस्ट जंगली क्षेत्र में है, तो वहां पर इसकी एप्लीकेबिलिटी है। अगर आपका कोयला किसके नीचे है, किसी रोड के है, या किसी का परमानेंट सरफेस स्ट्रक्चर के नीचे है, या किसी गांव के नीचे है कोयला आपका, अब उस कोयले को निकालना है, मैं ये जो डाटा आपको दिया हूं इसमें हम लोगों ने जो केस स्टडी किया था इसका, शारदा ओपन कास्ट माइंस का, तो वहां का डाटा मैंने आपको ये दिया हुआ है। हाई वॉल माइनिंग इक्विपमेंट्स, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, एक तो हो गया हाई वॉल माइनर क्यों यूज करते हैं, ठीक है, दूसरा इसकी लिमिटेशन, कमियां, ये याद रखनी है आपको कि भाई 300 मीटर तक ही कर सकता है, रूफ वगैरह थोड़ा स्ट्रांग चाहिए, मॉडरेट वाटर वाटर जो है तो सीपेज होना चाहिए, ये सब हो गया। ठीक है, तीसरी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें वो है इसके इक्विपमेंट्स, बोले तो इसके पार्ट्स। ठीक है, हाँ, डाटा बिल्कुल आपका वेरी करेगा, क्योंकि क्या होता है ना कि अलग अलग कंपनी अपना अलग अलग बना के रखती है। ठीक है, सब कंपनीज देखो, अब मार्केट में इतनी सारी कंपनीज, आप किस कंपनी का यूज कर रहे हो, वो कितनी गहराई तक कर रही है, तो वो तो उस कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है ना, तो इसलिए सबका डाटा अलग अलग हो सकता है कि 250 मीटर, लेकिन 300 मीटर जनरली हो जाता है, 300 मीटर तक कर सकता है ये। ठीक है, किया गया है। तो अब आते हैं इक्विपमेंट्स पे, तो हाई वॉल माइनिंग के इक्विपमेंट्स क्या बोले तो हाई वॉल माइनर के पार्ट्स, तो इसमें क्या क्या होता है, एक होता है बेस यूनिट, एक होता है एडवांसिंग लॉन्चर, एक होता है रील्स एंड चेन्स, कंट्रोल्स होते हैं आपके, पुश बीम्स, कटर यूनिट, एंकरिंग, राइट एंगल कन्वेयर एंड आपका जनरेटर, ये इसके पार्ट्स हैं। अब हर एक पार्ट के बारे में हम थोड़ा थोड़ा डिटेल में देखेंगे। जो आपका बेस यूनिट है या फिर एडवांसिंग लॉन्चर है, मेन बेस यूनिट जो है तो ये आपका सरफेस पर होता है। ठीक है, और इसी में आपका पूरा का पूरा ड्राइविंग यूनिट होता है, पूरे कंट्रोल्स इसी में आपके रखे होते हैं, जहां पर वो ऑपरेटर बैठ के कंप्यूटर स्क्रीन में देख रहा था ना, वही है आपका बेस यूनिट। ठीक है, बेस यूनिट या एडवांसिंग लॉन्चर, लॉन्चर भी बोलते हैं उसको, एडवांसिंग लॉन्चर के नाम से भी जाना जाता है। यहां पर आपके ऑपरेटर के लिए एक क्लोज्ड केबिन होता है, जो आपका बेस यूनिट है उसके ऊपर सबसे टॉप पर आपका क्या होगा, केबिन होगा। ठीक है, ऑपरेटर के लिए, जहां पर वो ऑपरेट करेगा बैठ के। यहीं पर इसी बेस यूनिट में ही आपका हाइड्रोलिक पावर पैक होता है,
जो कि पुश बीम्स को पावर देता है, किस लिए, आगे बढ़ने के लिए, और कटर हेड को भी आगे बढ़ने के लिए पावर सप्लाई करता है। तो हाइड्रोलिक पावर पे ऑपरेट होता है पुश बीम्स और कटर हेड आपका, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, एक क्वेश्चन यहां से बन जाएगा। हाइड्रोलिक पावर पैक पे डिपेंड करता है क्या, आपका पुश बीम्स और कटर हेड का एडवांस। तो एडवांसिंग लॉन्चर जो है या फिर बेस यूनिट जो है, ये आपका सरफेस पर रहता है, बाहर ही रखा रहता है, ठीक है। तो आपको एक बार दिखा देता हूं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ये देखिए, ये आप जितना भी देख पा रहे हो, ये जितना पोर्शन पूरा देख पा रहे हो, इसको हम क्या बोलते हैं, बेस यूनिट, बेस यूनिट, ठीक है, या फिर एडवांसिंग एडवांसिंग लॉन्चर, ठीक बा। कौनो प्रकार का दिक्कत? अब आते हैं आगे। ये देखिए आपका बेस यूनिट, ये पूरा बेस यूनिट है आपका। अब देखते हैं रील्स एंड चेन्स। अब रील्स और चेन्स भी इसी में दिखा देता हूं। ये देख पा रहे हो, ये हिस्सा, ये वाला पोर्शन, ये इतना हिस्सा, इसको बोलते हैं रील्स एंड चेन्स, ठीक है। तो इसके बारे में जानते हैं, ये आखिर क्या है, क्या काम होता है इसका। रील्स क्या करती हैं, ये ऑटोमेटिकली अनवाइंड हो जाता है, जैसा कि आपका वाइंडिंग इंजन देखा है ना, आपने देखा है, पढ़ा है, बहुत कुछ पढ़ा है उसके बारे में। तो आपका ये जो रील्स और चेन होता है, इसमें लपेटा हुआ रहता है, ठीक है। अब जैसे जैसे पुश बीम आगे आगे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे ये रील्स जो है तो रील में से खुलते हुए आपका आगे बढ़ता चला जाता है, ठीक है। जैसे पतंग आप ढील देते हो, पतंग में पूरा उसका जो धागा होता है लपेटा रहता है, उसके उसमें क्या बोल सकते हो उसको, क्या बोल सकते हो उसको, क्या तो बोलते हैं यार उसको, यार नाम ही भूल गया। गिर्री को क्या बोलते हो इंग्लिश में, कुछ तो बोलते हैं, चलो छोड़ो, हो गया। तो उसी टाइप से ये क्या होता है, ढील देते हुए चला जाता है, निकलता हुआ चला जाता है धागा, ठीक है। और जब आपका वाइंड करना होता है, हाँ मंझा वाइंड करना होता है, तो उसको वापस से वाइंड करते हुए आप ऑटोमेटिकली वापस ला सकते हैं। तो ये बेसिकली पुश बीम्स के मूवमेंट पर बेस्ड होता है। जैसे जैसे पुश बीम आपका आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे ये भी आपका आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। अब इसमें होता क्या है, अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। ये आखिर है क्या, ये रील का काम क्या है। ये आपका पुश बीम देखते हो किस तरीके से दिखा होता है। ये देखिए, ये आ रहा है। ये देखिए, ये रील, ये आपका रील घूमता हुआ जाता है। इसे मेन बॉडी भी कहा जाता है, ये पैरेलल एपिसोड, ठीक है। ये इस प्रकार से इसका मूवमेंट होता है, ये आपका से एंकरिंग सिस्टम हो जाता है। एंकरिंग सिस्टम आप देखिए अभी, फिर मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। ये आपका ऑगर इसमें डाला हुआ है पुश बीम्स में। इस प्रकार से इनको टाइट कर दिया जाता है, इस पुश बीम को दूसरे पुश बीम। वॉइस क्लियर नहीं आ रही? वॉइस क्लियर नहीं आ रही क्या?
आ तो रही है जी। अब ये रील जो है ये ऑटोमेटिकली अनवाइंड हो जाता है और वाइंड हो जाता है, ठीक है। अब इसमें पुश बीम्स के मूवमेंट को अगर हम कंसिडर करें तो बेसिकली पुश बीम के मूवमेंट्स पे डिपेंड करता है, जैसे जैसे पुश बीम आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये रील आगे बढ़ती जाएगी। आखिर ये रील है क्या, बेसिकली यह रील है क्या, ठीक है। तो रील में कुछ चीजें डली होती हैं, जैसे कि पावर केबल होता है जो कि कटर हेड को पावर सप्लाई करता है, कंट्रोल केबल होता है जो कि कटर हेड को कंट्रोल करने का मतलब ऊपर नीचे अप डाउन घुमाना, कितना स्पीड रखना, ये सब चीजें कटर हेड को कंट्रोल करना। एक मीथेन सेंसर केबल भी इसी में होता है, जो कि मीथेन जो कि कटर हेड तक जाता है, और अगर मान लीजिए कटर हेड के आसपास कहीं पर भी मीथेन गैस मिलती है तो उस केस में ये आपको सेंस करके बता देता है। हाइड्रोलिक प्रेशर हॉस होता है कटर में, ठीक है। कटर के लिए होस पाइप डली होती है जो कि हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड होता है, ताकि जिससे कि कटर हेड आपका बेसिकली ऑपरेट होगा। और एक होस पाइप और डली होती है जो कि ठंडा पानी सप्लाई करती है, किसके लिए, कटर मोटर के लिए। भाई कटर में मोटर लगा हुआ तभी तो कटर घूम रहा है। अब कटर मोटर आपका गर्म ना हो जाए इसके लिए ठंडा पानी सप्लाई करने के लिए होस पाइप उसमें डला होता है। तो ये जो आपका रील है, ठीक है, इसमें इतनी सारी चीजें डली होती हैं। इसमें मीथेन हमें डाइल्यूट नहीं करना रहता है, जब तक उसका परसेंटेज कम नहीं हो जाता है तो हम इंतजार करते हैं। या फिर हमारे पास हाइड्रोलिक प्रेशर मतलब सॉरी होस पाइप्स होती हैं, उनकी मदद से हम जो है तो कुछ प्रेशर हवा वगैरह पास करके, ठीक है। मीथेन इसलिए चेक करते हैं क्योंकि देखो क्या है ना यार, कि अगर मान लीजिए मीथेन गैस मिली और इतनी क्वांटिटी में मिल गई कि देखो एयर तो लगातार पहुंच रही हवा के, तो भाई आप बना रहे हो डायरेक्ट डायरेक्ट सरफेस से कांटेक्ट है, 300 मीटर कोई अधिक दूरी नहीं होती है, हवा तो पहुंचेगी। मान लो आपका एक्सप्लोसिव मिक्सचर बन गया वहां पे और कटिंग चल रहा है, कटिंग करने के कारण अगर चिंगारी उठी तो क्या होगा, पूरा का पूरा वो चीज उतना हिस्सा उड़ जाएगा ना। अब वो पार्ट्स आप दूसरी कंट्री से दोबारा से मंगाएंगे क्या, नहीं ना। तो आप इससे अच्छा सेफ्टी देख लें थोड़ा, ठीक है। तो ये रील्स और चेन्स ये हैं आपके। उसके बाद कंट्रोल्स की अगर बात करें तो इसमें ये जो पूरा का पूरा ऑपरेशन है ये ऑटोमेटिक होता है, ठीक है। मतलब कि आपका एक प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर होता है, जैसे कंप्यूटर हो गया, ठीक है। अब ये कंप्यूटर क्या करेगा, ऑटोमेटिकली सब कुछ करता रहेगा, ठीक है, अपने आप खुद ही ऑपरेट करता है। कंप्यूटर इतना ज्यादा स्मार्ट है कि ये खुद ही अपना लॉजिक लगा के ऑपरेट करता रहता है, कैसे कटिंग करनी है, कब ऊपर करना है, कब नीचे करना है, कब मुझे मशीन को बंद करना है, कब चालू करना है, पुश बीम्स वगैरह, ये पूरा ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड है। दूसरा, या तो आप स्क्रीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, मतलब कि आप स्क्रीन में भी बैठे बैठे देख सकते हो कि मेरा ये सब कुछ वर्किंग सही तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तीसरा तरीका होता है मैनुअली, कि आप जो है टच स्क्रीन आपके सामने है, आप उसमें मैनुअली टच स्क्रीन पर क्लिक करके जैसे ऑपरेट करना चाहते हो तो पूरी मशीन को ऑपरेट करवा सकते हो। इसमें खुद ही एक सेल्फ डायग्नोस्टिक हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम होता है मशीन के लिए और अंडरग्राउंड एनवायरमेंट के लिए। मतलब कि सेल्फ डायग्नोस्टिक हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम का मतलब यह है कि मशीन में एक ऐसा सिस्टम लगा है जो कि मशीन की हेल्थ को लगातार मॉनिटर करता रहता है कि मशीन सही तरीके से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। जैसे आप अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस डलवाते हो जो कि बताता है कि यार आपका मशीन आपका कंप्यूटर सही तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वैसे ही इसमें भी कंट्रोल्स जो होते हैं उसमें मतलब कि आपका एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि मशीन की हेल्थ की बताता है कि मशीन ठीक ठाक कंडीशन में है कि नहीं। बड़ा ही स्मार्ट टेक्नोलॉजी है लगी है इसमें। आगे आते हैं, अगला है हमारा पुश बीम्स।
पुश बीम जो है पैरेलल ड्राइवेजेस बनाने में एक मेन रोल प्ले करता है। जो आप एंट्रीज बना रहे हो वो सारी एंट्रीज पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें दो ठो क्या लगे होते हैं, ऑगर लगे होते हैं, ये मैंने आपको पहले ही दिखा दिया। ऑगर क्या करता है, जैसे कटर ने क्या किया, कोयला तो कट कर दिया, अब वो कोयला अंदर पड़ा है, ऑगर लगातार घूम रहा है, तो ऑगर तो अपनी जगह पे घूमेगा, लेकिन कोयला धीरे 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 आगे बढ़ते हुए पीछे की तरफ आता रहा, बाहर की तरफ आएगा, ठीक है। तो कोयले के ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या लगा होता है, कॉन्ट्रा रोटेटिंग ऑगर, मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन में ऑगर जो है तो घूमते रहते हैं, जिसके कारण कोयला आपका कोल फेस से सरफेस तक आ जाता है, बाहर तक आ जाता है। अब ये जो है तो कटर हेड को अंडुलेटिंग कंटूर में भी सीधा रखता है। मान लीजिए कंटूर कैसा है आपका, ऊपर नीचे कंटूर है, तो उसमें आपका कटर हेड को जो है तो ऊपर नीचे हल्का सा ये क्या करता है, आपने देखा है पुशबीम, जैसे कि अभी मैंने दिखाया जो बिछा हुआ था पुशबीम, हल्का सा टेढ़ा हो गया था, हल्का सा ऊपर भी टेढ़ा हो जाएगा, एकदम एकदम हल्का सा, ठीक है। तो ये जो ऊपर नीचे हो रहा है तो ये लेकिन पुशबीम को एकदम सीधा रखेगा और हल्का फुल्का ऊपर नीचे भी करने में मदद करता है, तो ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने आपके लिए कि जो पुशबीम की लेंथ है वो कितनी होती है, पुशबीम की लेंथ होती है 6 मीटर। अब ये देखिए ये आपका पुशबीम है, मैंने पूरा पुशबीम दिखाया। अब इसमें ये देखिए दो ठो ऑगर लगे हुए हैं, ये दोनों कॉन्ट्रा रोटेटिंग होते हैं, ये फ्रंट पोर्शन है पुशबीम का और ये पुशबीम का बैक पोर्शन है। तो दूसरी पुशबीम का ये जो फ्रंट पोर्शन है, ये देख पा रहे हो ना, नुकीला से निकला हुआ फ्रंट पोर्शन, ये जो है तो जाके इसके इस होल में घुस जाता है और एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं ये। उसके बाद आता है आपका कटर यूनिट। कटर यूनिट बेसिकली कटर हेड है कंटिन्यूअस माइनर का, और कुछ नहीं है, ठीक है। जो कंटिन्यूअस माइनर देखे हो वैसे ही कटर हेड है इसमें। ये पूरी तरह से फुली रिमोट ऑपरेटेड होता है, सरफेस से ऑपरेटर कैबिन के में से ही बैठे बैठे। अब ये जो इसमें कटर है वो डिपेंड करता है कि आपकी कोलसीम की थिकनेस कितनी है, ठीक है। कौन सा कटर हेड आप यूज करोगे वो डिपेंड करता है कोलसीम की थिकनेस पे। कटर के जो मोटर होता है उसमें उसकी जो पावर मोटर जो होता है कितनी पावर पे ऑपरेट होता है, 240 किलोवाट से लेके 350 किलोवाट तक के पावर में ये ऑपरेट होता है। जो पूरा का पूरा कटर हेड होता है वो इंटरचेंजेबल होता है, मतलब कि एक मशीन का कटर हेड दूसरी मशीन में ले जाके लगा सकते हो, ठीक है। ये दोबारा से लिख दिया, ये देख पा रहे होंगे, ये आपका बेसिकली क्या है, ये है आपका कटर हेड। अगला होता है एंकरिंग सिस्टम। अब ये टू मशीन्स माउंटेड ऑन द फ्रंट ऑफ द मशीन यूज्ड फॉर ड्रिलिंग इनटू द पिट। देखिए दो ठो मशीन होती है जो आपका मेन मशीन में लगा होता है, मतलब कि बेस यूनिट में लगा होता है। दो ठो मशीन होती है जो कि आपका बेस यूनिट में लगा होता है, और इनका काम क्या होता है कि ड्रिलिंग करना, मतलब कि आपका यहां पर ड्रिलिंग करके एंकरिंग करना कि मशीन आगे और पीछे न भागे। ये चीज आपने पता है कहां देखी है, जेसीबी देखे हो, जेसीबी में देखा होगा दो ठो आगे एकदम बड़े बड़े मोटे मोटे उसके पैर होते हैं हाथी जैसे, जिनको वो रख देता है और पिछला हिस्सा बकेट पर रख के फिर उसके बाद खुदाई करता है। क्योंकि जेसीबी हल्की बहुत होती है और आगे पीछे भागने लगेगी, टायर माउंटेड भी होता है, तो इसलिए जेसीबी वाला क्या करता है बकायदा बकेट पे और वो जो दो फ्रंट में उसके बीम्स होते हैं उस पे उसको बैठाकर फिर अपनी जेसीबी को ऊपर उठा के फिर खुदाई करना चालू करता है। तो इससे क्या होता है उसकी जेसीबी आगे पीछे नहीं खिसकती है। तो वैसे ही ये एंकरिंग यूनिट क्या करता है, होल ड्रिल कर देगा जमीन में और वहीं पर एंकरिंग कर देगा, मतलब कि अंदर रहेगा जब तक आपका कटिंग कंप्लीट नहीं हो जाता है। जैसे ही कटिंग कंप्लीट होता है मशीन को शिफ्ट करना होता है तो इसे बाहर निकाला जाता है और मशीन को शिफ्ट किया जाता है। अगला है इसमें कन्वेयर यूनिट। कन्वेयर यूनिट जो है तो आपका लोडिंग और कोयले को स्टॉक करने में मदद करता है, ठीक है। आप चाहे तो कन्वेयर यूनिट के नीचे डायरेक्ट डंपर लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं किया जाता चूंकि मशीन से टक्कर ना हो जाए, तो एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हम ऐसा करते हैं, डायरेक्ट लोडिंग नहीं करते हैं। तो कोयला जो है तो कन्वेयर यूनिट से आके जमीन पे पहले गिरता है, फिर वहां से लोडर जो है तो उठा उठा के ट्रक पे लोड करेगा, डंपर्स पे लोड करेगा।
आजकल जो कन्वेयर यूनिट यूज होता है वो राइट एंगल डिस्चार्ज कन्वेयर इसमें इस्तेमाल होता है, जो कि 90 डिग्री के एंगल पर जो है तो क्या करता है, डिस्चार्ज करता है। ठीक है, अब हाईवॉल माइनर के राइट या लेफ्ट साइड में इसको आप माउंटिंग कर सकते हो, जहां भी आप चाहो, और डिस्चार्ज कर सकते हो। आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करते रहेंगे। ये देखिए, ये आपका राइट एंगल कन्वेयर बेल्ट जो कि एक जगह पर नीचे जमीन पर इकट्ठा कर रहा है पूरा का पूरा कोयला। अब इसमें होता है जनरेटर, या तो अब देखो इलेक्ट्रिसिटी देना है, हाई वॉल माइनर इलेक्ट्रिसिटी ऑपरेटेड होता है, तो या तो हाई लाइन पावर सिस्टम का इस्तेमाल कर लीजिए, है ना, मतलब हाई टेंशन वायर्स में से इलेक्ट्रिसिटी लेके उसको पावर सप्लाई दीजिए, या तो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स का इस्तेमाल करिए जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे। आपका जनरेटर कैसा होना चाहिए, मोबाइल होना चाहिए। मोबाइल मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करने लायक हो, है ना, टायर माउंटेड होना चाहिए ताकि आसानी से आप मूव कर सकें। ठीक है, ये देखिए, ये आपके कुछ जनरेटर्स इस प्रकार के होते हैं, टायर माउंटेड या क्राउलर माउंटेड आप यूज कर सकते हो। ज्यादातर क्राउलर माउंटेड प्रेफर किया जाता है। मैकेनिज्म ऑफ वर्किंग आपका यह किस तरीके से काम करता है, तो हाईवॉल माइनिंग, कोल सीम को हम कैसे पेनिट्रेट करते हैं, मतलब कोल सीम में हम जो है तो किस प्रकार से कटिंग स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यूअस माइनर से कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। फिर पुश बीम क्या करता है, हाइड्रोलिक पुश बीम उसको जो है तो आगे की तरफ बढ़ाने में मदद करता है। ठीक है, अब ये धीरे धीरे कटिंग करते हुए आगे की तरफ बढ़ता है। अब ये जो पुश बीम आगे की तरफ बढ़ा रहा है किसको, कटर हेड को, इसको बोलते हैं पुश बीम ट्रांसफर मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं, पुश बीम ट्रांसफर मैकेनिज्म। ये होता क्या है कि हर 6.01 मीटर, जैसे ही 6.01 मीटर आपका आगे बढ़ेगा कटर हेड, वैसे ही एक नया पुश बीम आके उसकी जगह पे सेटल लग जाएगा, ऑटोमेटिकली ये काम होगा। जैसे 6.01 मीटर आपका कटर हेड आगे बढ़ेगा, तो मतलब एक पुश बीम अंदर चला गया पूरा का पूरा। अब दूसरा पुश बीम लगाने का, भाई 6 मीटर का तो पुश बीम ही होता है, तो आपका जैसे ही एक पुश बीम अंदर जाएगा तो दूसरा पुश बीम आके उसकी जगह पर लग जाता है। अब ये लगभग 300 मीटर तक की गहराई तक का जो है तो कोल सीम्स में कटिंग का काम कर लेता है। पुश बीम के अंदर लगा होता है ऑगर, जो कि दो ठो होते हैं, और इनका काम क्या होता है कि जो कोयला है या जो पत्थर है उसको बाहर की तरफ फेंकने का काम होता है। इसमें हम वीडियो इमेजिंग सिस्टम भी यूज कर सकते हैं, गामा रे सेंसर्स भी लगे होते हैं, या फिर दूसरे जियोराडार सिस्टम्स लगे होते हैं। ठीक है, जो कि हमें यह बताते हैं कि हमारा सीम में पत्थर कहां तक है, कोयला कहां तक है। तो ये सारी डिटेल्स हमें इसमें से पता चलती है। तो किस किस में चीजों से हमें पता चलता है कि कोयला कहां तक है, पत्थर कहां तक है, वीडियो इमेजिंग, गामा रे सेंसर, जियो रडार सिस्टम। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं मेथड ऑफ माइनिंग। अब देखिए, इसमें दो तीन मेथड्स ऑफ माइनिंग आ जाते हैं। अंडरग्राउंड ओपन कास्ट, है ना, उसके बाद मैं आपको बता दूं क्या होता है, कंटूर माइनिंग होता है, ट्रेंच माइनिंग होता है, इसी में आता है कंटूर माइनिंग, ट्रेंच माइनिंग। कंटूर माइनिंग क्या हो जाता है, एक ही हाइट वाले चीजों को, कंटूर क्या है भाई, सेम एलिवेशन वाले पॉइंट, अगर मैं सेम एलिवेशन पर जितनी भी कोयला है उसको कट करूं तो वो कंटूर माइनिंग कहलाएगा। ठीक है, बेंच माइनिंग होता है और हाई वॉल माइनिंग होता है। कंटूर माइनिंग में क्या होता है, बेसिकली हाई वॉल माइनिंग जो है कंटूर माइनिंग को ही फॉलो करता है, क्योंकि एक ही लेवल की कोल सीम को ये कट करता है बेसिकली। दूसरा, ट्रेंच माइनिंग को भी फॉलो करता है। ट्रेंच माइनिंग क्या होता है कि आपका मान लीजिए ये आपका कोल, ठीक है, ये पूरा कोल भरा पड़ा है।
ये पूरा कोयला भरा पड़ा है, बीच में ये आपकी मशीन है, ठीक है। तो आपने आखिर ये बीच में मशीन आई कहां से? पहले तो भाई ये पूरा सरफेस रहा होगा, तो आपने क्या किया, पहले एक नाली कट की, ठीक है। यहाँ पे आप खड़े हो गए, यहाँ पे भी आप खड़े हो सकते हो, ठीक है। तो पहले आपने एक नाली जैसा कट किया, ट्रेंच, और उस ट्रेंच के बीच में आपने रखी अपनी मशीन हाई वॉल माइनर, और फिर कटिंग करना स्टार्ट किया। तो ट्रेंच माइनिंग भी हो गया एक प्रकार का इसमें। तो सही कहा ना भाई, एक प्रकार का ट्रेंच माइनिंग भी तो है। बेंच माइनिंग, आप ऐसे भी कार्य कर सकते हैं कि मान लीजिए ये इस प्रकार के बड़े बड़े बेंचेस बना दिए। ये एक पतली थिन कोल सीम था, एक थिन कोल सीम यहाँ पे है भाई, इसको ना ओपन कास्ट ना अंडरग्राउंड से, तो हम क्या करेंगे, इसको बेंच माइनिंग से एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक हाई वॉल माइनर यहाँ बैठा देंगे, एक हाई वॉल माइनर यहाँ बैठा देंगे, और ये कटिंग करते हुए अंदर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बेंच माइनिंग। इस प्रकार से बेंचेस बना के भी आप कर सकते हो। तो हाई वॉल माइनर बेंचेस बेंच माइनिंग को भी फॉलो करता है आपका। हाँ, अब इसमें सेफ्टी की अगर बात करें तो सेफ्टी क्या क्या है कि आपका जो ऑपरेशन है वो रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट होता है। 6 मीटर की हाइट पर आपका ऑपरेटर का केबिन होता है, और हाई वॉल मतलब कि जो ऊंची दीवार खड़ी है उससे 20 मीटर की दूरी पर आपका होता है लगभग लगभग हाई वॉल माइनर। तो आप पूरी तरह से सेफ होते हो। दूसरा, ड्राइवेज के अंदर आपको किसी भी वर्कर को भेजना नहीं पड़ता है, ठीक है। आपके पर्सन जो है, तो आपके जो वर्कर्स है वो किसी भी प्रकार के हजार्ड में इन्वॉल्व नहीं होते हैं कि भाई रूफ फॉल होगा तो कुछ हो जाएगा इनको, या फिर गैस के कारण कोई दिक्कत होने वाली है, डस्ट का दिक्कत है, इरेस्पिरेबल एटमॉस्फेयर का दिक्कत है, तो ऐसा कोई भी टेंशन नहीं होता। टेंशन फ्री होके आप काम करो। आप जो है तो एक शिफ्ट में 4 व्यक्तियों को भी रख कर पूरा का पूरा काम कर सकते हो। एक शिफ्ट में सोचो 4 लोग, पूरा का पूरा ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। 4 लोगों को बस रख दो एक शिफ्ट में, पूरा ऑपरेशन आसानी से आप कर सकते हो। और ये सबसे सेफेस्ट मेथड ऑफ माइनिंग है। मीथेन से प्रोटेक्शन होता है इसमें, ठीक है। जो मीथेन जो डीजीएमएस द्वारा अप्रूव्ड मीथेन डिटेक्टर्स है उसको लगाया जाता है ताकि मीथेन का कंटिन्यूस मॉनिटरिंग किया जा सके। ये आपका इंट्रिंसिकली सेफ होता है, और इसमें जो है तो इसका डिजाइन ही इस तरीके का होता है कि आपको सेफ रखता है, ठीक है। और बाकी नॉर्मल चीजें हैं इसमें। मीथेन लेवल, हाँ, अब इसमें आपका मीथेन सेंसर आप जब ऑन करते हो और आपका मीथेन सेंसर अगर प्रॉपरली काम कर रहा है, सेफ मतलब सही तरीके से काम कर रहा है, तो जब तक मीथेन लेवल 1.25% तक है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन आपका इसमें क्या होता है कि जैसे ही मीथेन का लेवल आपका 0.8% पर पहुंचता है तो ऑपरेटर को एक ऑडियो विजुअल अलार्म बजना सुनाई देगा, ठीक है। एक अलार्म बजना स्टार्ट हो जाएगा 0.8% पे। और जैसे ही 1.25% से अधिक मीथेन होगा तो जितने भी अंडरग्राउंड पार्ट्स है मशीन के, वो सब के सब तुरंत ही बंद हो जाएगा, पूरी मशीन बंद हो जाएगी। अंडरग्राउंड पार्ट्स मतलब कि जो अंदर फंसे हुए पार्ट्स जैसे कटर हेड। अब मान लीजिए कि आपने मीथेन सेंसर को बंद कर दिया, ऑन पोजीशन पे तो ठीक है, अगर बंद कर दिया तो उस केस में क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिकल पावर सोर्स है, इवन की सिग्नल कंट्रोल सब बंद हो जाएगा, पूरी मशीन बंद हो जाएगी। तो इस ये भी एक फेल सेफ मेथड, मतलब इसमें क्या होता है, सिस्टम होता है। फेल सेफ सिस्टम क्या होता है कि अगर एक चीज आपका काम करना बंद की तो उसके कारण पूरी की पूरी मशीन काम करना बंद हो जाएगी। अब इसमें हम कोल्ड डस्ट सप्रेशन भी करते हैं। इसमें वाटर स्प्रेइंग सिस्टम लगा होता है कटर हेड में, जो कि 19 लीटर पर मिनट के हिसाब से लगभग, और 20 बार के प्रेशर के से के साथ जो है तो पानी का छिड़काव करते रहता है, ठीक है। और ये आपका जो पानी का छिड़काव किया जा रहा है वाटर स्प्रे सिस्टम है, ये कटर हेड के पावर सप्लाई से इंटरलॉक्ड होता है। जैसे ही कटर हेड बंद होगा वैसे ही ये भी बंद हो जाएगा, जैसे ही कटर हेड चालू होगा ये खुद ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा।
तो इतनी सारी चीजें थी जो कि आपको ध्यान में रखना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो नहीं, डाइल्यूट नहीं करना पड़ता, हम अलग से कोई सिस्टम नहीं बैठाते हैं, थोड़ी देर इंतजार करते हैं, मीथेन गैस खुद ही अगर बहोगी तो बाहर आ जाती है, ठीक है। और कोई डाउट किसी को? नोट्स बिल्कुल मैं अपलोड कर देता हूं अभी, आपका SCCL वाले फोल्डर में अपलोड कर दे रहा हूँ नोट्स, तो वहां पे जाके चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। टिल देन, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।